हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल यूट्यूब स्टडी 2.0 पे। मैं हूँ दिनेश और आज मैं आप लोगों के बीच ताम्र पाषाण काल मतलब कालकोलिथिक एज लेके आया हूँ। इससे पहले हम लोग पाषाण काल पढ़ चुके हैं। मतलब मनुष्य जब पत्थरों का यूज, पाषाण मतलब पत्थरों का यूज करते थे, उसको पाषाण काल में बांटा गया। अब पत्थर के साथ साथ तांबा का भी यूज करने लगे तो इस काल को ताम्र पाषाण काल कहा गया। तो ध्यान से समझेंगे कि पहले पत्थर का यूज करते थे, इसीलिए पत्थर मतलब पाषाण काल हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप उसे जाके देख सकते हैं। अब जब पत्थर के साथ साथ अब मनुष्य ने थोड़ा सा विकसित हुआ तो तांबे का यूज करने लगे, और तांबा के साथ साथ पत्थर भी। ऐसा नहीं कि तांबा यूज करने लगे और पत्थर छोड़ दिए, तो तांबा के साथ साथ पत्थर का भी यूज करते थे, इसीलिए इस काल का नाम ताम्र पाषाण काल रखा गया। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो चलते हैं कि ताम्र पाषाण काल में क्या क्या हुआ, क्या क्या विशेषता है। आज हम लोग सिर्फ विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग मेन पॉइंट्स जो क्वेश्चन में कई बार पूछते हैं वो सारे हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला क्या है हमारा, पहला हम लोग देखेंगे क्या, धातु में सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग हुआ। मतलब धातु में सर्वप्रथम तांबे का यूज हुआ, ये चीज़ याद रखेंगे। पत्थर और तांबे के उपकरण के साथ साथ प्रयोग होने के कारण इस काल को ताम्र पाषाण काल मतलब कालकोलिथिक एज कहा गया। तो ये चीज़ हम लोग पहले भी बता चुके हैं इसको। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ताम्र पाषाण काल के लोग लिखने की कला नहीं जानते थे। मतलब कि इस काल को हम लोग क्या में, प्रागैतिहासिक काल में हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल में ना ही लिखने जानते थे लोग, ना ही पढ़ने जानते थे। तो इसलिए हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, प्रागैतिहासिक काल में। इसलिए इस काल को भी हम लोग प्रागैतिहासिक काल में रखे हुए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे, काल को 3 भागों में बांटे हुए हैं, प्रागैतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट क्या है कि इस काल के लोग पशु पालते थे और खेती करते थे और अस्थाई जीवन जीते थे। इसमें क्या करते थे, पशु भी पालते थे, खेती भी करते थे और एक अस्थाई जीवन जीते थे। किसमें, ताम्र पाषाण काल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मनुष्य गेहूं, धान और दाल की कृषि में प्रवीण हो गए थे। प्रवीण मतलब कि अब इन लोग अच्छी तरह से गेहूं, धान और दाल की खेती करने लग गए थे और अच्छी तरह से इसकी खेती करने की उपाय इन लोग ढूंढ चुके थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इस युग में अलग अलग जगह पर ऐसे ऐसे लोग का समूह पाया गया जो पत्थर और तांबे का प्रयोग करते थे और इसका रहन सहन, खान पान एक जैसा था, इसीलिए एक संस्कृति का संज्ञा दिया गया। कहने का अर्थ है जैसे कि कोई एक गांव बसा हुआ, उसमें एक अलग संस्कृति है। मतलब कि इसमें इस जगह में एक ऐसी संस्कृति है कि अगर कोई मुर्दा व्यक्ति को ऐसे उत्तर पश्चिम सर करके दफन किया जाए, कहीं ऐसी संस्कृति चला है, मतलब कि ऐसी सभ्यता चला है पूर्व पश्चिम। तो इस तरह के संस्कृतियों का अलग अलग नाम दिया गया है। तो ये चीज़ पॉइंट हम आप लोग को सिर्फ समझाने के लिए लिखे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है क्या, ताम्र पाषाण काल के लोग ज़्यादातर काले और लाल मृत भांड का प्रयोग करते थे। ये कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि काले और लाल मृत भांड का प्रयोग किस काल के लोग करते थे, तो ताम्र पाषाण काल के लोग करते थे। ये चीज़ याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखते हैं, यहाँ हर घर बनाने के लिए लकड़ियाँ, घास फूस, मिट्टी और पत्थरों का प्रयोग करते थे। मतलब यहाँ का घर किस चीज़ से बना रहता था, लकड़ी से, घास फूस से और पत्थरों का यूज करते थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, ताम्र पाषाण संस्कृति मूलत है, मतलब ग्रामीण संस्कृति थी। मतलब एक ग्रामीण में एक संस्कृतियाँ चली थी, एक सभ्यता चली थी, अलग नियम कानून चले थे। तो यह लोग तांबे में टीन के मिश्रण कर कांसा बनाना नहीं जानते थे। अभी इन लोग क्या है कि तांबा का ही प्रयोग कर रहे हैं। तांबा में अगर टीन मिला देगा तो क्या बन जाता है, कांसा। क्योंकि कांसा क्या है, तांबे से एक मजबूत और अच्छी मिश्र धातु है। तो इन लोग उसको नहीं बनाने जानते थे। क्या नहीं बनाने जानते थे, कांसा हम लोग इसके बाद जब कांसा का प्रयोग होने लगा जान गए, तो इसके बाद हम लोग कांसा का यूज पढ़ेंगे। तो तांबे का अधिक मजबूत था, ये चीज़ ध्यान से देख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ताम्र पाषाण काल में फैला हुआ था। देखो, ताम्र पाषाण कालीन में फैला हुआ था, कहाँ कहाँ फैला हुआ था देख लेंगे। तो ताम्र पाषाण कालीन कहाँ फैला हुआ था, दक्षिण पूर्व राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग,
एवं पश्चिमी महाराष्ट्र में, इन भागों में क्या था, ताम्रपाषाण कालीन फैला हुआ था। तो हम लोग मुख्य रूप से इन भागों को हम लोग पढ़ेंगे। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है कि दक्षिण पूर्व राजस्थान में, तो राजस्थान में कौन कौन से जगह में, आहार और गिलुंद अर्थात बनारस, मतलब ये जो दोनों है आहार और गिलुंद, ये बनारस में ही है, इसीलिए इसे बनारस संस्कृति कहा गया है। क्योंकि देख लेंगे इसका विकास बनारस घाटी में हुआ था, ठीक है, इसीलिए इसको आहार और गिलुंद को बनारस संस्कृति भी कहा जाता है। तो कहीं आहार पूछ देगा आहार संस्कृति, कहीं पूछ देगा बनारस संस्कृति, ये चीज़ ध्यान से देखेंगे। आहार संस्कृति को ही बनारस संस्कृति कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, इसे बनारस संस्कृति भी कहा जाता है। अभी हम बताएं कि इसे बनारस संस्कृति भी कहा जाता है, ठीक है। इस प्रमुख स्थान आहार था, इसका प्रमुख जो स्थान था वो आहार था, और गिलुंद से पकाई गई ईंटों का साक्ष्य प्राप्त हुआ। मतलब पकाई गई ईंटों का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो गिलुंद से प्राप्त हुआ है। और आहार से हमें लघु पाषाण मतलब छोटे छोटे पत्थरों का उपकरण नहीं मिले हैं, केवल तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। केवल तांबे का उपकरण प्राप्त हुए हैं कहाँ से, तो आहार से, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान से देख लेंगे। और आहार के मकान जो किस तरह थे, तो लकड़ी और कच्ची मिट्टी के बने पत्थरों से प्राप्त हुए हैं, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहाँ पे, दक्षिण मध्य प्रदेश में मालवा संस्कृति का विकास हुआ। ये हम लोग संस्कृतियाँ पढ़ेंगे कि कौन संस्कृति का विकास हुआ, कि उस संस्कृति का महत्वपूर्ण हम लोग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ याद रखो कि पश्चिम मध्य प्रदेश में कौन सा संस्कृति का विकास हुआ, तो मालवा संस्कृति का विकास हुआ। और इससे पहले मतलब इसी जगह पे इससे पहले कायथा संस्कृति का विकास हो चुका था। कहाँ पर ही, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में दो संस्कृतियाँ का विकास हुआ है, एक मालवा संस्कृति और एक कायथा संस्कृति। संस्कृति का मतलब होता है एक सभ्यता, नियम का। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, महाराष्ट्र में सालवादा संस्कृति, मतलब ताप्ती नदी घाटी के किनारे है, तथा महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति का विकास हुआ। ध्यान से समझेंगे, महाराष्ट्र में दो संस्कृति का विकास हुआ है, एक जोरवे संस्कृति का और एक सालवादा संस्कृति का, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। अब ध्यान से देखेंगे जोरवे संस्कृति का प्रमुख स्थल, इसका प्रमुख स्थल कहाँ था, तो इसका प्रमुख स्थल है जोरवे, नेवासा, देमाबाद जिसे दायमाबाद भी कहा जाता है, इनाम गाँव, नासिक और चंदौली इत्यादि ऐसे स्थान थे जहाँ पे जोरवे संस्कृति का प्रमुख स्थल थे। अब जोरवे संस्कृति के घरों की बनावट वर्गाकार, आयताकार एवं वृत्ताकार होती थी। ध्यान से देखेंगे कि जोरवे संस्कृति का घरों की बनावट किस तरह थे, वर्गाकार थे, आयताकार थे और वृत्ताकार। दायमाबाद से तांबे की 4 वस्तु प्राप्त हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दायमाबाद से 4 वस्तुएं प्राप्त हुई तांबे का, और क्या क्या है, रथ चलाता मनुष्य, एक मनुष्य है जो रथ चलाता हुआ तांबे का बना हुआ मिला है, एक सांड मिला है और एक गेंडा और एक हाथी। तो ये 4 वस्तु मिले हैं कहाँ से, दायमाबाद से। किस चीज़ का, तांबे का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, लगभग सभी ताम्रपाषाण समुदाय के लोग चाक पर बने काले और लाल मृत भांड का प्रयोग करते हैं। चाक मतलब कि कुम्हार को आप लोग देखेंगे, कुम्हार जो बर्तन बनाते हैं मिट्टी का वो घुमाता है, चाक उसको बोलते हैं, ठीक है, चाक, ठीक है। तो चाक से बना हुआ मृत भांड में काले और लाल रंगों का प्रयोग करते थे। और चित्रित मृत भांड का सबसे पहले प्रयोग करने वाला इसी समुदाय के लोग हैं। तो किस समुदाय के लोग हैं, तो ताम्रपाषाण काल के लोग हैं, जो खाना पकाने और खाने पीने और सामान रखने के लिए करते थे। तो चित्रित मृत भांड देखो, मृत भांड का तो प्रयोग करना पाषाण काल से ही शुरू हो गया था, लेकिन चित्रित मतलब कि वहाँ पर ही वस्तुओं के ऊपर चित्र बना हुआ, ठीक है। वैसे मृत भांड सबसे पहले प्रयोग करने वाला कौन सा काल था, तो ताम्रपाषाण काल के लोग थे। क्यों करते थे, तो खाने पीने रखने के सामान वस्तुओं के लिए किया करते थे। तो आज का क्लास हम लोग ताम्रपाषाण का महत्वपूर्ण ये है, ठीक है। हम लोग इसके संस्कृतियों को पार्ट नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं ये सर अच्छी लगी, और लाइक भी ज़रूर करें, और चैनल में जो नए होंगे वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।